जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चौथी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन उनकी पिछली सरकार के घोटाले ही खत्म नहीं हो रहे हैं। एक के बाद एक घोटाला पहले भी सामने आया और अब एक और घोटाला सामने आ गया है जो कि 100 करोड़ का घोटाला है। और किनके साथ किया गया है? ये कोई सामान्य बात नहीं है कि आपने कोई घोटाला ऐसा किया है जो योजना के तहत है, योजनाओं में किया गया है। ये बाढ़ पीड़ितों के साथ किया गया है जो कि बेहद जरूरतमंद, मजबूर, कमजोर लोग हैं, उनका पैसा खाया गया है। 100 करोड़ का घोटाला मालदा बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे से किया गया है। ये मामला सामने आया है कैग रिपोर्ट से। ऑडिटर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है जो कि कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की गई है, जमा की गई है। और जो मालदा में 2017 का ये मामला है, जब बाढ़ आई थी उसके लिए मुआवजा देना था, और इसकी जब ऑडिट किया गया, जब इसकी समीक्षा की गई, तो इसमें ये सामने आया कि इसमें बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ियां की गई हैं। मामला कोर्ट पहुंचा है, कैग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसके बाद बीजेपी ने भी इस मामले को उठा लिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने, जो इनके आईटी सेल के प्रमुख हैं, उन्होंने इस पर स्क्रीनशॉट इसका डाला और इस पर लिखा कि कैसे घोटाला हुआ है, क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं, और बीजेपी लगातार इसको अब मामले को उठा रही है। लेकिन देखिए, कैग रिपोर्ट तो किसी पार्टी की होती नहीं है, तो कैग रिपोर्ट क्योंकि सरकारी होती है और इसमें जो बताया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, ममता बनर्जी उनसे कैसे रिमूव कर सकती है? कैग रिपोर्ट में ये साफ तौर पर बताया गया है कि 4 तरीकों से ये लूट मचाई गई और 100 करोड़ का घोटाला किया गया। जो इस वक्त बाढ़ आई, देखिए बाढ़ में जिनके घर बह जाते हैं, जमीन बह गई या फिर जिनके मवेशी बह गए, तो उनको सरकार मुआवजा देती है। अब उस मुआवजे में 4 तरह से गड़बड़ियां की गई। पहला, एक ही खाते में कई बार पैसे जमा किए गए। एक खाता तो ऐसा है जिसमें 42 बार पैसे जमा किए गए हैं, और करीब 6,900 खाते ऐसे हैं जिनमें बार बार पैसे जमा किए गए हैं। तो ये जो बार बार पैसे जमा हो रहे थे, किसके पास जा रहे थे? ये बाढ़ पीड़ित के पास तो जा नहीं रहे थे। दूसरा तरीका, 1006 मकान ऐसे हैं जो पक्के मकान हैं, जिन्हें क्षतिग्रस्त होने के कारण भुगतान किया गया और 7.5 करोड़ का भुगतान किया गया। अब इनमें जब डीएम ने यहां रिपोर्ट सौंपी डीएम की तरफ से, तो उन्होंने बताया कि एक भी पक्का मकान ऐसा नहीं है जो क्षतिग्रस्त हुआ हो, यानी कि कच्चे मकान ही टूटे हैं, बह गए हैं, पक्के मकानों को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनका भुगतान किया गया। अब ये पैसा कहां गया? 7.5 करोड़ रुपया। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि 108 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बीपीएल का फायदा उठाया, बीपीएल के तहत दिए जाने वाले लाभों का फायदा उठाया, लेकिन वो 108 लोग कौन? जनप्रतिनिधि या सरकारी कर्मचारी, यानी कि नेता। और बहुत संभव है किसके नेता होंगे? यहाँ विपक्ष तो कर नहीं लेगा गड़बड़ इसमें, यहाँ पर वो नेता शामिल थे और सरकारी कर्मचारी शामिल थे। तो कहां से कहां तक मामला जुड़ा हुआ है, लूट जुड़ी हुई है। 7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन ही नहीं किया, लेकिन मुआवजा दिलवा दिया गया। और इनमें सबसे ज्यादा मामले हरिश्चंद्रपुर और रतुआ के हैं, जिनमें बिना आवेदन के मुआवजा दे दिया गया। अब इन 7 करोड़ लोगों को जो रुपया मिला होगा, वो रुपया कहाँ गया, किसकी जेब में गया? ममता बनर्जी जवाब दे। और जब ये सब जांच हो रही थी, जब कैग अपनी जांच कर रहा था और इन्हें डर था कि अब तो हम फंस जाएंगे, तो अचानक से ब्लॉक ऑफिस से रहस्यमय तरीके से कागज गायब हो जाते हैं। कौन गायब करता है? अब जांच कौन करेगा? ममता बनर्जी की पुलिस जांच करेगी। तो ये दिख रहा है कि ऊपर से नीचे तक तार जुड़े हैं और वही घोटाला करते हैं, वही खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। और ममता बनर्जी की सरकार में जो ये हुआ है, अब ये साफ तौर पर सामने आ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला गया, कैग की रिपोर्ट है और मामला अब आगे बढ़ने वाला है। और ममता बनर्जी की सरकार पर तो घोटाले कई हैं, इनको इन घोटालों से खास फर्क भी नहीं पड़ता। इन्हें तो लगता है कि हम तो यहाँ पर जैसे मोटल है कि हम यहाँ पर हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बंगाल तो हमारी बपौती हो गई, हम तो हार ही नहीं सकते। लेकिन अब जो ये मामला है, ये आया है चुनाव के समय। अब ममता बनर्जी की टेंशन तो बढ़ना स्वाभाविक है कि चुनाव के समय इस तरह का घोटाला आना, तो जिसको विपक्ष जो है बढ़ चढ़ कर उठा रहा है। पहले ही ममता बनर्जी घिरी हुई थी अपराध के, उनकी सरकार जो है अपराध पर नियंत्रण पाने में जो ये विफल हुए, कानून व्यवस्था में विफल हुए, ये साफ दिख रहा था। चाहे आरजी कार मामला हो, मेडिकल कॉलेज में रेप का मामला हो, लॉ कॉलेज में रेप का मामला हो, इनकी सरकार पूरी तरह से घिरी हुई थी कि कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और कानून व्यवस्था टीएमसी के नेताओं के सामने हथियार डाल देती है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती, चाहे आरजी कार मेडिकल कॉलेज हो,
और चाहे लॉ कॉलेज का मामला हो कलकत्ता में, ममता बनर्जी टीएमसी से जुड़े हुए कुछ ना कुछ लोग वहां पाए जाते हैं और पुलिस जो है उसके कारण उसके हाथ बन जाते हैं। तो ये दिखता है ममता बनर्जी इस पर पहले भी घिर चुकी हैं, अब घोटाला आया है। वैसे तो इनकी सरकार पर पहले भी कई घोटाले चल रहे हैं, आरोप है। शिक्षक भर्ती घोटाला था जिसमें अवैध नियुक्तियां हुई और वो नियुक्तियां जो है कोर्ट की तरफ से रद्द भी कर दी गई। नगर पालिका में नियुक्ति संबंधी घोटाला हुआ, उसमें भी अवैध नियुक्तियां की गई। इसके अलावा इनकी पार्टी में चिटफंड घोटाले हुए हैं, शारदा रोजमेरी घोटाला, ये तो किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने राशन में भी घोटाला किया जिसमें इनके एक पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक और इनके नेता अनीसुर रहमान, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। तो कई घोटाले इनकी सरकार पर चल रहे हैं, लेकिन ये तो मुकरती रहती है। पर अब जब ये आया है तो इसका क्या जवाब देंगी। और देखिए, मालदा वो इलाका है जहां पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है और ममता बनर्जी को वोट मिलता रहा है, लेकिन जब उन्हीं लोगों को मदद देने की बारी आई तो उन्हीं के ही मुआवजे में से सेंध लगा ली। मुसलमानों का वोट या घुसपैठियों का, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और भारतीय मुसलमानों का वोट ये डरा डरा कर लेती है कि बीजेपी आएगी, खा जाएगी, बर्बाद कर देगी, तो मुझे वोट दो। लेकिन घुसपैठियों को तो वैसे भी भारत में नहीं रहना चाहिए, वो तो तय है, उनको तो वैसे भी यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन भारतीय मुसलमानों को बीजेपी क्यों कुछ करेगी। लेकिन ये डराती है और इस डर से वोट लेती है। लेकिन जब उन्हीं की मदद करने की बारी आई तो उनके मुआवजे में भी सेंध लगा ली ममता बनर्जी ने, उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार के नेताओं ने। तो ममता बनर्जी इसीलिए फंसी हुई है और अब इस घोटाले पर उनको जवाब नहीं है। जो अभिषेक बनर्जी घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, एक ऐसा मुद्दा जो पहले ही फेल हो चुका है। राहुल गांधी की तरह राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बुला बुला के कि देखिए जो चुनाव आयोग ने इनका नाम गलत तरीके से काट दिया है, आपको ये लोग दिख रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग को नहीं दिख रहे हैं। तो राहुल गांधी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये देखा नहीं है कि बिहार में किस तरह से ये फेल हो चुकी है। और ममता बनर्जी की इसके पीछे एक वजह है, ये अपनी सारी नाकामियों को ढक देना चाहती है एसआईआर से कि देखिए हमें केंद्र कंट्रोल कर रहा है, कि पीएम मोदी यहाँ पर कंट्रोल करने में लगे हैं, चुनाव आयोग ने सारी मशीनरी हमारी नियंत्रित कर ली है। तो ऐसा नहीं लगे कि हम सत्ता में, ऐसा लगे हम तो भाई सत्ताधारी बीजेपी से लड़ रहे हैं और हम तो विपक्ष हैं, इसलिए आप मुझे वोट दे दो, हम तो पीड़ित है। जबकि तुम सरकार में हो, तुम्हें अपने घोटाले के, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जवाब देना चाहिए, लोगों के लिए क्या किया है, क्या कर सकते हो, इस बारे में बताना चाहिए। लेकिन नहीं, ममता बनर्जी क्या बता रही है कि देखो एसआईआर से तुम पर अत्याचार किया गया और वोट चोरी की कोशिश हो रही है, इसके खिलाफ मैं लड़ रही हूं, इसलिए मुझे वोट दें। तो जितने घोटाले हैं, जितनी गड़बड़ियां हैं, उससे ध्यान हटाने की कोशिश इनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है। इसलिए अपनी पहली जो 1 महीने की रैली पर निकले हुए अभिषेक बनर्जी, उसमें वो सिर्फ एसआईआर की बात कर रहे हैं। कुछ एक बातें अपनी जो इनकी योजनाएं हैं महिलाओं से जुड़ी हुई, वो सब चीजें बताएंगे, लेकिन ये घूमेंगे मुस्लिम इलाकों में, वहां का इनका दौरा है, शुरुआत ही उसी तरफ से है, नॉर्थ 24 परगना से। अब इन इलाकों में घूम घूम कर यही बताएंगे कि बीजेपी आएगी तो एनआरसी हो जाएगी, तो सीआईए तो चलिए वो तो हो ही चुका है सीएए, और ये तो अभी शुरुआत है, एसआईआर को एनआरसी बनाएंगे, यही ये बताने वाले हैं। और वैसे भी इन्हें मुस्लिम इलाकों में अभी बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है। यहाँ पर हुमायूं कबीर से लेकर एआईएमआईएम और ये सारी जो लोग हैं ये एक्टिव है, ये नेता एक्टिव है। तो ममता बनर्जी इस बार वहां चुनौती का सामना कर रही है। उनकी पार्टी अब एकमात्र विकल्प मुसलमानों के लिए नहीं रह गई है और मुस्लिम वोट बंटने जा रहा है। ऐसे ही नहीं, अभिषेक बनर्जी चुनाव के 3 महीने पहले मैदान में उतरे हैं, ममता बनर्जी ने भेजा है, क्योंकि बीजेपी ने मजबूर कर दिया। बीजेपी ने इतना दबाव इनके ऊपर बना दिया है घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर, बंगाल की व्यवस्थाओं को लेकर, जो इनके ऊपर दबाव बना है। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को उतार रही है कि जाओ तुम मेरी जगह सफाई दो, मेरी जगह बताओ, मुद्दे को एसआईआर में तब्दील करो, इसके लिए भेजा गया है। पर घोटाले तो अपनी जगह होते ही हैं, और जब लोग इनके बारे में सुनते हैं, इनको समझते हैं, तो लोगों को गुस्सा आता ही है। अब उन बाढ़ पीड़ितों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा जिनको मुआवजा नहीं मिला, जिनके कच्चे मकान ढह गए लेकिन उनको उसका पैसा नहीं मिला, क्योंकि पैसा तो एक लिमिटेड आता है और उसमें राज्य सरकार भी देती है, केंद्र सरकार भी देती है। अब जब पीड़ितों को नहीं मिलेगा तो केंद्र सरकार पे डाल देते हैं, जैसे कि पंजाब में भगवंत मान सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, कि भी केंद्र ने मुआवजा कम दिया है, मुआवजा कम दिया है, जबकि पंजाब को सबसे ज्यादा मुआवजा मिला है बाढ़, जब वहां पर बाढ़ आई थी। लेकिन जब आपके पास, या तो आपकी सरकार के पास पैसा नहीं है उन्हें देने के लिए, या आपकी सरकारें उसमें गड़बड़ी करना चाहती हैं, तो आप केंद्र पर आरोप डालते हो। वही इनकी सरकार करती है, ममता बनर्जी भी यही करती है, केंद्र ने पैसा रोक लिया है, केंद्र हमें करने नहीं दे रहा है। आप क्या कर रही हैं?
अब ये घोटाला आपकी सरकार में क्यों हुआ? क्या आप उन नेताओं को पकड़ेंगी? क्या आप उन्हें सजा देंगी? ठीक है, हम ये नहीं मानते कि ममता बनर्जी ने खुद किया या उनके खाते में कुछ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब सामने आया है तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आप इस चीज पर खुद जांच क्यों नहीं करा रही है? तो इसमें अगर ये नहीं होता है तो फिर सवाल तो आपके ऊपर भी उठेंगे कि आखिर आपकी मंशा क्या है। तो इस वक्त ममता बनर्जी कई मुद्दों पर घिर चुकी है। ममता बनर्जी का बहुत बड़ा वोट बैंक इस बार हिल चुका है और यही ममता बनर्जी के आत्मविश्वास को भी हिला चुका है। और ममता बनर्जी इसीलिए अब अभी से ही चुनाव प्रचार में जुटी है और मुद्दे को बदलना चाहती हैं किसी तरह, चाहे जीते नहीं लेकिन कम से कम एक सम्मानजनक हार तक पहुंचना चाहती है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।